अध्याय 4 देख रहे हैं, कृषि। अंग्रेजी में कृषि का मतलब होता है एग्रीकल्चर। हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की आज। हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें तो कृषि की दृष्टि से ये जो कृषि शब्द है या इसका एग्रीकल्चर शब्द जो देखें, एग्रीकल्चर दो शब्दों के मेल से आया है। आप देखिए जैसे सेरिकल्चर होता है, जितने भी कल्चर होते हैं यानी कि आप किसी चीज को रियर करते हैं, किसी चीज को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, कल्टीवेट करते हैं, पैदा करते हैं। तो कृषि का मतलब है कि हम केवल और केवल, कृषि से मतलब केवल ये नहीं है कि आप केवल धान उगा रहे हैं या और कोई प्रोडक्ट उगा रहे हैं। कृषि का मतलब होता है कि ये जो जानवर हैं इनको भी रियर कर रहे हैं, जैसे उनसे वूल निकाल रहे हैं या और भी चीजें हैं। तो कृषि में सारी चीजें आती हैं। तो कृषि की दृष्टि से भारत बहुत एक महत्वपूर्ण देश है और दो तिहाई जनसंख्या कृषि कार्यों में ही संलग्न है। कृषि से रिलेटेड जितने भी काम है, अगर हम पूरा जनसंख्या ले लें तो 2/3 इसमें लगे हुए हैं। कृषि के अलग अलग प्रकार हैं और ये प्रकार डिपेंड करते हैं क्योंकि जो पर्यावरण है, जैसे भौतिक पर्यावरण क्या है, प्रौद्योगिकी क्या अवेलेबल है और समाज और संस्कृति, रीति रिवाज, इसके अनुसार कई खेती हुई है हमारे देश में और इनकी विधियों में भी परिवर्तन हुआ है। तो अलग अलग लोग अलग अलग अपनी पृष्ठभूमि के हिसाब से अलग अलग खेती करते हैं। जैसे हम क्या पैदा करते हैं, हम कुछ खाने की फसलें, जिसे हम खाद्यान्न कहेंगे, खाने की फसलें पैदा करते हैं और कई ऐसे उद्योग हैं या कई ऐसे लोग हैं जो उद्योग के लिए करते हैं, जैसे उसे हम नॉन खाद्यान्न या नॉन फूड क्रॉप कहेंगे। उसके बाद चाय, कॉफी, मसाले, ये सब चीजें हम पैदा करते हैं ताकि निर्यात किया जा सके इन सब चीजों का। तो कृषि के जो प्रकार हैं अलग अलग लोगों, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग भाग देश के देखे जाएं तो वहां पर अलग अलग तरीके से कृषि तंत्र अपनाए गए हैं, किस तरीके से कृषि होगी यानी कैसे एग्रीकल्चर होगा। जैसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि ये है कर्तन दहन प्रणाली। कर्तन दहन प्रणाली का मतलब है कि स्लैश एंड बर्न, यानी आपने जब खेती कर ली उस जगह को आप जला दीजिए, उस जगह की जितनी भी आपको वनस्पति दिख रही है जला दीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए, दूसरी जगह पे पहुंच जाइए। इसमें भूमि का एक छोटा टुकड़ा होता है, उसमें बहुत पुराने औजार, आदिम कृषि के औजारों का उपयोग होता है, जैसे लकड़ी के हल हो गए, दाव हो गया, लकड़ियों से खुदाई करते हैं। पूरा का पूरा जो परिवार है वो इसमें लगा होता है। परिवार या जो उनके परिवार यानी कि रिलेशनशिप में जो लोग हैं, समुदाय जिसे कहें, वो लोगों की मदद ली जाती है, किसी और बाहर के किसी को हायर नहीं किया जाता है। और ये कृषि खासतौर पे जो मानसून है, बरसात है, या जो जमीन है उसमें क्या उर्वरता है, उसमें क्या फर्टिलिटी है, और फसल उगाने के लिए जो बाकी पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं वो अगर उपयुक्त है, उस पर बहुत निर्भर करती है कि किस समय क्या बोया जाएगा। तो इसे हम कहते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, सबसिस्टेंस फार्मिंग है ये। अंग्रेजी में इसको सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। तो इसमें जो जीविका निर्वाह कृषि है, जीविका निर्वाह मतलब वो लोग अपनी जीविका के लिए या अपने केवल खाने के लिए, अपने केवल उपयोग के लिए इसको करते हैं, जो लोग कर रहे हैं। थोड़ा और आ जाए हम गहन जीविका कृषि पे, तो ये जो इस प्रकार की कृषि है वो वहां की जाती है जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो इसका जो शब्द है गहन, गहन मतलब होता है कि एक्सटेंसिव। इसका मतलब यह है कि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगाई जाती है, श्रम गहन खेती होती है और छोटी सी जगह पे ज्यादा उत्पादन के लिए इसमें रसायन यानी जैव रासायनिक निवेश किया जाता है। अच्छी खासी इसमें इरिगेशन या पानी की उपलब्धता या सिंचाई कराई जाती है। तो ये होती है गहन जीविका कृषि। अब इनमें दोनों में अंतर यह है कि प्रारंभिक मतलब होता है कि इसमें पुराने जो चले आ रहे हैं अलग अलग लकड़ी के हल यानी कि पुराने जो औजार या पुराने तकनीकों का उपयोग होता है। गहन जीविका कृषि में गहन यानी बहुत एक्सटेंसिव, जीविका दोनों ही है, इसका मतलब दोनों ही अपने खाने के लिए की जाती है, किसी और के लिए नहीं की जाती। जो भी कृषि का उपयोग होगा या इसका जो उत्पाद होगा वो वही लोग खाएंगे जो इसे कर रहे हैं। इसके अलावा होता यह है कि मान लीजिए एक ऐसी जगह है जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यानी या ये कहे एक परिवार में बहुत सारे लोग हैं,
10 भाई हैं, 8 भाई हैं, 2 बहन है, इतनी सारा अगर परिवार है तो एक ही छोटे से इलाके में खेती करता है, सभी लोग मिलके करते हैं ताकि उनका पेट भर सके। और ये नए नए तरीकों का, जैसे जैव रासायनिक निवेश हो गया, सिंचाई का उपयोग करते हैं। ये हो गया अपने खाने के लिए, ये पुराने जमाने का की चीजें यूज करते हैं, ये नए जमाने की चीज यूज करते हैं। अब आते हैं हम वाणिज्यिक कृषि पे। अब जैसे मैंने आपको ये बताया ना, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि वो इस तरीके से स्लैश एंड बर्न होती है, मतलब जहां आपका काम हो गया, जहां आपने खेती कर ली, उसको जला दीजिए, आगे बढ़ जाइए। तो ये खेती से क्या होता है, ये जलाने से क्या होता है, इसको मैं इस पे अभी आता हूं, लेकिन इससे पहले हम कृषि के प्रकार पता कर लें। वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? ये ऐसी कृषि होती है, इस प्रकार की कृषि का जो एक मेन लक्षण है, प्रॉपर्टी है, वो ये है कि यहां पर बाकायदा निवेश किया जाता है, आधुनिक निवेश किया जाता है, जिससे जैसे मान लीजिए अच्छे बीज लाए जो अच्छी पैदावार करें, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, यानी कि जमीन को न्यूट्रिएंट देने के लिए रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है ताकि पैदावार ज्यादा हो, पैदावार ज्यादा हो। अब ये जो कृषि हो रही है वाणिज्यिक कृषि, ये इसलिए होती है ताकि इसको बेचा जा सके, इसलिए वाणिज्य आ गया, कमर्शियल कृषि हो गई है, मतलब बेचने के लिए, अपने लिए, अपने उपयोग के लिए नहीं है, ये बेचने के लिए। तो रोपण कृषि ले तो इसी वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार, वाणिज्यिक, जैसे रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। वाणिज्यिक कृषि का मतलब होता है आप जो भी चीज उगा रहे हैं, क्रॉपिंग कर रहे हैं, वो किसी को बेचने के लिए कर रहे हैं, यानी इससे आप अपनी जीविका चलाएंगे उस पैसे से जो आप बेच के कमाएंगे। तो रोपण कृषि इसी तरीके से एक वाणिज्यिक कृषि है जो बहुत लंबे चौड़े एरिया पे की जाती है, और यहाँ पर एक ही फसल बोई जाती है, एक से ज्यादा फसल नहीं बोई जाती। तो ये कुछ चित्र पहले आपको मैं दिखा दूं, इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ कुछ अलग अलग तरीके की खेती हो रही है। जैसे एक इंसान है जो लकड़ी का हल उपयोग कर रहा है और गाय बैल यूज कर रहा है। तो यहाँ पर ये पुरानी तरीके की खेती हो गई। एक छोटे से इलाके में अगर बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, बहुत छोटे से इलाके में गहन खेती हो रही है, तो उसे हम कहेंगे कि ये इस तरह की खेती हो गई, गहन जीविका कृषि हो गई। ये आपकी प्रारंभिक तरीके की होगी, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि हो गई। और यहाँ आप देखें लंबे लंबे इस पे अगर ये आप बिछाएं, मतलब बहुत बड़ा अगर इलाका हो, जैसे तो यहाँ पर इसको मैं उस पर भी ला सकता हूँ, कह सकता हूँ कि ये गहन कृषि है क्योंकि बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। लेकिन अगर मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँ कि बहुत लंबा, ये बहुत बड़ा खेत है और एक ही तरीके की चीज उगाई जा रही है, और ये इसलिए उगाई जा रही है कि इसको बेचा जा सके, इसको हम कहेंगे वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि, इसमें रोपण कृषि एक इसका एक कहे भाग है। तो इस तरीके की हमारे पास अलग अलग कृषि है। जैसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि हो गई, ये कर्तन दहन प्रणाली है, जैसे मैंने बताया आपको कि जो प्रारंभिक वाली है इसमें जलाओ और आगे बढ़ो। अब ये जब जलाते हैं तो होता क्या है, इसका नाम मैं बता देता हूं। इसको हम कई जगह पे अलग अलग तरीके से इसका नाम लेते हैं। तो इसमें यह होता है कि जब आप ये जला देते हैं ना, तो ये जो घास वास जल गई ना, ये इस जमीन को कुछ दिनों में उर्वर बना देगी। बहुत ज्यादा उर्वर नहीं बना पाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ उर्वर बना देगी। इसको हम फैलो लैंड कहेंगे, यानी कि इस परती जमीन, इसको छोड़ दिया गया है, आगे बढ़ गए, दूसरी जगह खेती की, फिर वापिस इसमें 1 साल में या 6 महीने में वापिस आ गए। इसीलिए इसको झूम, कई इलाकों में इसको झूम खेती कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न तो कहा जाता है। जैसे अगर आप उत्तर पूर्वी राज्य में जाएंगे, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में से झूम खेती कहा जाता है। मणिपुर में जाएंगे तो पामलू कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और अंडमान निकोबार में इसको दीपा कहा जाता है। तो फिर से मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है, एक जगह को साफ किया, खेती की, फिर उसके बाद जब जाना है वो आगे खेती हो गई तो उस जगह को जला दिया। कर्तन दहन प्रणाली, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम इसके लिए जाते हैं। झूम खेती को अलग अलग इलाकों में जाएंगे तो अलग अलग आपको उसके नाम मिलेंगे, बहुत सारे नाम है। जैसे हमने बात कर ली गहन जीविका कृषि, एक और यहाँ पर चित्र आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से इसको जला दिया गया है और जला के आगे बढ़ गया, और फिर इसके बाद उर्वरता इसमें वापिस आ जाती है। तो वाणिज्यिक कृषि की मैंने आपको बात बताई। वाणिज्यिक कृषि का क्या मतलब होता है, फिर से समझेंगे इसको। वाणिज्यिक, अब ये इंपॉर्टेंट कृषि इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें सब चीजें आधुनिक यूज करते हैं। इसमें बीज हो गया या उर्वरक हो गया, कीटनाशक, सब ये उपयोग करते हैं। लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग खेती को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, हरियाणा पंजाब में जाएंगे ना, तो अगर चावल है, जैसे राइस कहते हैं, पैडी कहते हैं, तो हरियाणा पंजाब में ये जो चावल की खेती है वो एक वाणिज्यिक खेती है। इसका मतलब इसका कमर्शियल उपयोग है, मार्केट वैल्यू है, इससे आपको पैसे मिलेंगे इसको जब बेचेंगे। तो उड़ीसा में इसी चावल को आप वाणिज्यिक कृषि नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ उड़ीसा में आके ये जीविका फसल बन जाती है।
ये लोग जो उगाते हैं वो अपने अपने पर्पस के लिए, अपने खाने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करते हैं। तो लंबे लंबे चौड़े जो क्षेत्र होते हैं वहां पर रोपण कृषि होती है। और रोपण कृषि जो है एक आधार है। रोपण कृषि जो होती है ये उद्योग का भी आधार है। इसका मतलब जो भी इस रोपण कृषि से कच्चा माल या जो भी माल प्राप्त होता है वो उद्योग के लिए कच्चा माल साबित होता है। यानी जो भी रोपण कृषि से आप उगाएंगे वो एज अ कच्चा माल, एज अ रॉ मटेरियल किसके लिए जाएगा? वो उद्योग के लिए जाएगा। तो अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं तो चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, ये बड़ी महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। रोपण फसलें बड़े एरिया में की जाती हैं और इसका मार्केट वैल्यू होता है। असम और उत्तरी बंगाल में आ जाए तो यहाँ पर चाय, कर्नाटक में अगर आ जाए तो वहां पर कॉफी, ये रोपण फसलें हैं। तो इनका जो उपयोग होता है, जैसे ये मैंने अभी केले का नाम लिया, तो भारत के दक्षिणी भाग में ये केले की रोपण कृषि हो रही है। तो ये जो कृषि हो रही है आपकी, जैसे उत्तर पूर्व में बांस की कृषि हो रही है, तो ये जो कृषि है, क्योंकि ये एक उद्योग के लिए रॉ मटेरियल तैयार करती है, तो यहाँ पर परिवहन और संचार साधन भी आ जाते हैं। इनका भी उपयोग शुरू हो जाता है, क्योंकि जहां पर आप एक चीज को कहीं ले जाएंगे उद्योग के लिए तो आपको परिवहन चाहिए, आपको संचार के माध्यम चाहिए, ये सब यहाँ पर होता है। अगली चीज जो आती है वो है शास्य प्रारूप कृषि पद्धति। शास्य प्रारूप का मतलब है क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न किस तरीके से पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न होता है। अब हम ये बात कर रहे हैं क्रॉपिंग पैटर्न मतलब कब क्या चीज लगेगी, किस समय क्या चीज आप बोएंगे, किस समय हिंदुस्तान में कौन सी चीज बोई जाती है। ओके, तो भारत में इनका तीन नाम है। भारत में 3 शस्य ऋतु हैं, यानी कि अगर मैं जनवरी से लेकर, इसको मैं बांटूंगा, अभी आपको बताऊंगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक मैं बताऊंगा आपको कौन सी चीज कहां कब आती है। तो हमारी 3 तरह की फसलें हैं, जिस जिस समय में ये बोई जाएंगी उस तरीके से उसका नाम हो जाएगा। जैसे रबी है, खरीफ है, जायद है। अब आपको ये कुछ अरबी नाम लग रहे हों, और ये बिल्कुल अरबी नाम है, क्योंकि जब अरब आए थे यहाँ पर हमारे पास, हमारे यहाँ पहले आते थे और ट्रेड करते थे। जब वो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, तो जब वो यहाँ आए और उन्होंने देखा तो इस हिसाब से, समय के हिसाब से इन्होंने नाम रख दिया, रबी, खरीफ और जायद, इस तरीके से नाम रख दिया। वो आज भी चला आ रहा है और इसी तरीके से हम लोग इसे जानते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। उसका कारण ये है कि ये एक बार मैंने इसको समय के हिसाब से बता दिया तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। पहली फसल है रबी फसल। रबी फसल ये ठंडे ऋतु में, ध्यान रखिएगा, रबी मतलब ठंडा, शीत ऋतु में ये फसलें, शीत ऋतु में। अब शीत ऋतु कब से शुरू होती है? ठंडा, अगर आप उत्तरी मैदान में रहते हैं तो आपको याद होगा कि कब ठंड शुरू होती है। अक्टूबर, यानी दिवाली से, तो दिवाली में तो ठंड होती है। तो अक्टूबर से दिसंबर के समय इनको बोया जाता है। तो रबी की फसलें शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर, ध्यान रहेगा। और अब इसको काटा कब जाएगा? बोया तो आपने यहाँ कर दिया, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में इसको बोया जाता है। अब आप ग्रीष्म ऋतु में आइए, ग्रीष्म ऋतु तक चलती है ये, अप्रैल से जून। ग्रीष्म ऋतु कब होती है, गर्मी कब आती है? अप्रैल से जून। इसके मध्य में इसको काटा जाता है। तो कहां से कहां गया रबी फसलें? मैं फिर से बताता हूं कि रबी फसलें, अब आप देखें, राइस, कॉटन, मेज, ग्राउंडनट। इसका मतलब मैं एग्जांपल इनका दे दूं, राइस, इसमें गेहूं, चना, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सारी आपके रबी की, ये रबी यहां पर है। वीट, पी, बार्ले और ग्राम, ये जो मैंने नाम लिया अंग्रेजी में है, हिंदी में कहूं तो ये गेहूं हो गया, आपकी जौ हो गई, बार्ली, उसके बाद आप आ गए यहाँ पर मटर और यहाँ पर चना। क्या हो गया? गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों भी है इसमें, सरसों भी है। तो ये आपके रबी की फसलें आ गई। तो कहाँ इनको प्लांट किया गया, किस समय प्लांट किया गया? नवंबर में, जैसे मैंने बताया, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कर सकते हैं, ठंडा समय होता है। और अप्रैल, जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो इसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है। रबी की फसल हो गई है। अब आप आते हैं खरीफ फसल पे। खरीफ फसलें देश के बहुत सारे ऐसे भागों में उगाई जाती हैं जब मानसून आता है, यानी कि मानसून के आगमन के साथ खरीफ फसलें बोई जाती है। ध्यान रहेगा, खरीफ कब? जब मानसून आएगा। और इसको सितंबर अक्टूबर में इसको काटा जाता है। इसका मतलब आप जब खरीफ की बात करते हैं तो जून में इसको बोया जाता है। जून में, वो 1 जून को हमारा हिंदुस्तान में प्रवेश करता है मानसून, और अक्टूबर में इसको हम काट लेते हैं। इसमें क्या क्या है? राइस, कॉटन, मेज और ग्राउंडनट। क्या क्या मैंने कहा? इसमें चावल, मक्का, बाजरा, तुअर दाल, अरहर की दाल, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन। कौन कौन से हैं फिर से बताएंगे? चावल, मक्का, बाजरा, तुअर,
यानी कि अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन, ये खरीफ की फसलें हैं। अब जब रबी और खरीफ की आप बात करते हैं, उसके बीच में आ जाएंगे, इनके बीच में समय मिलता है ना। अब देखें, यहाँ पर तो आपने अप्रैल जून में काटा, जून के बाद कितने कब आता है हमारा ये जून, अपना 1 जून में आना शुरू होता है। तो अगर हम इसके बीच में समय लें, जून, यहाँ पर एक समय मिलता है रबी और खरीफ के बीच में, तो उस बीच में बोई जाती है रबी और खरीफ फसल के बीच में जायद। ये जायद है रबी और खरीफ के, इसलिए बीच में यहां दिखाया गया है जायद, इनके बीच में। इसको हम समर क्रॉप भी कहते हैं, या गर्मी की ऋतु की, ग्रीष्म ऋतु की आप फसल कह सकते हैं इसको। तो यहां पर आप देखें, इसमें तरबूज दिख रहा है आपको, वाटरमेलन, क्यूक्यूम्बर यानी खीरे। तो तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां, चारे की फसलें इस समय उगाई जाती है। ये इसका क्लासिफिकेशन हुआ। अब जरा इसको मैं लेके चलता हूं आपको इधर पे, जरा इसका डिस्टिंक्शन देखते हैं। डिस्टिंक्शन देखते रहिएगा और समय देखते रहिएगा इसका, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। फिर से एक बार और डिस्कस करेंगे। रबी जो है कहां से कहां तक, पहले मैं आपको बताता हूं। रबी के बारे में बात कर रहे हैं, तो रबी कहां से कहां तक? अक्टूबर दिसंबर, ये रबी है ठंड की। तो अक्टूबर दिसंबर से आप शुरू करेंगे ये, और उसके बाद कब काटेंगे इसको? अप्रैल जून में। तो अक्टूबर दिसंबर मतलब आप करीबन यहां पर आ जाइए, इसके बीच में, यहां से लेंगे और कहां तक पहुंचेंगे? यहां से आप आगे बढ़ते चले गए, उसके बाद वापिस आए, मतलब यहां से साल खत्म हो गया। उसके बाद आप अप्रैल जून यानी कि इस दरमियान, अप्रैल और जून इस दरमियान इसको काट लेंगे। ये रबी हो गया। अब आइए पहले खरीफ पे, ये आता है जून में, मतलब इस जून पे शुरू करेंगे इसको, इस जगह पे, और सितंबर अक्टूबर इसके दरमियान इसको काट लेंगे। अब आते हैं जायद, क्योंकि इनके बीच में आना है, तो ये बड़ा शॉर्ट सीजन होता है रबी और खरीफ के बीच में, समर के समय। तो खरीफ कब होता है, ये जायद कब होता है? मार्च में काटते हैं, जून में इसको ले लेते हैं, मतलब इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। यानी मार्च में, ये आपका मार्च हो गया, मार्च में लेते हैं, और यहां पर जून, मार्च और जून, क्योंकि जून के बाद तो आपको फिर मानसून आ जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको खरीफ, ये मानसून के समय क्या होता है? खरीफ की उगानी होती है। तो इस दरमियान आपको जायद आप उगाते हैं। फिर से हम बात करते हैं, रबी जो है वो विंटर की है, ठंड की है। खरीफ जो है वो मानसून की है, या आप कहें, और जायद जो है वो गर्मी की है। रबी में वीट, बार्ले, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, जो अभी हमने बात की। इसी तरह खरीफ में आपका राइस मतलब चावल, मेज, जवार, बाजरा, तुअर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, सोयाबीन, जूट। जायद में आपके होते हैं वाटरमेलन, मस्कमेलन यानी कि खरबूजा, तरबूजा, क्यूकम्बर, खीरे, तमाम तरह की सब्जियां, और जो जानवरों के खाने के लिए फॉडर क्रॉप होती है वो जायद में उगाई जाती है, जो इन दोनों के बीच में आएगा। यहां तक ठीक हो गया। उसके बाद रबी, क्योंकि ये अक्टूबर दिसंबर में आप करते हैं, इसको रोपते हैं। प्रेसिपिटेशन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप। अब यहां ये होता है कि अगर आपका अच्छा प्रेसिपिटेशन हो, अगर बरसात हल्की हो जाए तो बड़ा अच्छा होता है इसको। खरीफ फसल में, क्योंकि एक पैडी, चावल खरीफ फसल की, ये बहुत ध्यान रखिएगा। पैडी मेजर क्रॉप कौन सी है? रबी के लिए है वीट। रबी जहां बोलेंगे वहां आपको गेहूं बोलना है। खरीफ जहां बोलेंगे वहां आपको राइस मतलब चावल बोलना है। तो रबी फसल जो है वो, पहले रबी की पूरी बात कर लेते हैं। एक तो ये हो गया कि प्रेसिपिटेशन अगर हो, यानी कि थोड़ा सा नमी हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का जो सक्सेस हुआ, उसका मेन था, जो बैकग्राउंड था, वो रबी की फसलें थी। खरीफ की बात करें तो यहाँ पर पैडी यानी चावल, इसके बारे में बात करना। चावल सबसे ज्यादा कहाँ बढ़िया होता है, किस जगह इलाके में सबसे ज्यादा उपयोग होता है इसका, या फिर ये कहें कि पैदावार होती है? पंजाब और हरियाणा, असम और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। इसमें एक ही साल में 3 चावल की, ये कहें, क्रॉप्स उगाई जाती हैं और काटी जाती हैं 3 बार, 3 साल। सोचिए आप, एक साल में 3 बार। असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इसको कहते हैं औस, अमन और बोरो। ध्यान रखिएगा, औस, अमन और बोरो। जायद की बात करें तो इसमें शुगर केन, जो मैंने बताया, एक शुगर कोन है, वो एनुअल क्रॉप है, साल भर, 1 साल लगता है एक गन्ने को बनने में। तो ये पूरी बात हो गई आपके रबी की, खरीफ की और जायद की। भारत की जो मुख्य फसलें हैं, भारत में जो उगाई जाने मुख्य फसलें हैं, उसमें चावल, राइस, गेहूं, मोटा अनाज जो थोड़ा मोटा होता है, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना,
तिलहन, कपास, जूट। भारत की मुख्य फसलें क्या हैं? फिर से चावल, गेहूं, मोटा अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट। ये हमारी मेन फसलें हैं। चावल, चावल से शुरुआत करते हैं। चावल हमारी मुख्य खाद्य फसल है। खाद्य का मतलब है जो खाने के काम में आती है, जिसे हम खाएंगे, जिसको हम खाएंगे या खिलाएंगे, खाने के लिए यूज करेंगे या खिलाने के लिए निर्यात करेंगे। चावल मुख्य खाद्य फसल है। चाइना के बाद हम लोग, ये चाइना 1 पे हो गया, इंडिया 2nd नंबर पे हो गया। तो हम चावल के चाइना के बाद दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। चावल किसकी फसल है? आपको याद होगा, अभी हमने डिस्कस किया, खरीफ की फसल है। इसके लिए आपको एक अच्छा खासा तापमान चाहिए, 25 डिग्री, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन 25 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। और आपको आर्द्रता, जो पानी होता है हवा में, जिसे हम नमी कहते हैं, वो अच्छी खासी होनी चाहिए। इसका मतलब 100 सेंटीमीटर से जहां अधिक वर्षा होगी वहां पर चावल आप उगाएंगे। चावल कैसे उगता है? सबसे पहले क्या होता है कि आप चावल की छींट कर देते हैं इस इलाके में, उसके बाद बरसात आती है या फिर पानी डाल देते हैं, उसके बाद चावल का पौधा जो है इस पानी में ही आगे बढ़ता है, इसी पानी में बहुत पानी रहता है। उसके बाद जब ये बढ़ जाता है तो फिर इसको अलग अलग किया जाता है, फिर अलग अलग जगह जाके इसको अलग जगह रोकते हैं, फिर तब भी पानी चाहिए। चावल को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, इसीलिए यह उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान, ये वाला इलाका हो गया उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान, तटीय क्षेत्र जो हो गया जहां आपको पानी काफी ज्यादा मिलेगा, और डेल्टाई क्षेत्र में, इस डेल्टा वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा। कहाँ? चावल, इन सब इलाकों में। उसके बाद आते हैं गेहूं पे। गेहूं का आप चित्रण, ये चावल का चित्रण है, गेहूं का भी चित्रण देखेंगे। गेहूं भारत की दूसरी, पहला हो गया चावल, दूसरा हो गया गेहूं। गेहूं भारत की दूसरी 2nd नंबर पे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। खाने के लिए दूसरी फसल कौन सी है? गेहूं। और ये कहाँ होती है? अगेन आप, ये तो उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान हमने कहा, ये है उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में, यानी कि आप उन इलाके की बात कर रहे हैं। अभी मैं इस पे आता हूं, जगह में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन उत्तर और उत्तर पश्चिमी याद रखिएगा। गेहूं हमारी दूसरी खाद्यान्न फसल है हिंदुस्तान की बात करें। कौन सी फसल है? रबी है कि खरीफ है? हम देख चुके हैं, ये रबी की फसल है। ये रबी की फसल है, जो कि शीत ऋतु, ठंडे समय के लिए, ठंडे समय में ही हम रबी की बात करते हैं। 50 से लेकर 75। अब यहाँ पर क्या होता है कि पश्चिमी विक्षोभों के कारण इस इलाके में बरसात होती है, इस इलाके में, इसीलिए उत्तर और उत्तर पश्चिमी की हम बात कर रहे हैं। उत्तर पश्चिमी, ये इस इलाके की बात कर रहे हैं। जब हम उत्तर पूर्वी की बात करते हैं तो हम इस इलाके की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि पश्चिमी विक्षोभों के कारण बरसात होती है इस समय में, इसलिए यहाँ पर शीत ऋतु में जो बरसात जहाँ पर हो रही है, यहाँ पर इसको पकने में, एक तो उगता है अच्छे तरीके से, और साथ में पकने में भी बढ़िया खिली धूप भी निकलती है, तो पकने में भी सहायता करता है ये जो मौसम है यहाँ का। तो देश में गेहूं उगाने वाले अगर आप क्षेत्र देखें तो उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान, ये गंगा सतलुज का मैदान है यहाँ पर, और दक्कन की काली मिट्टी, ये दक्कन इलाका है, दक्कन की काली मिट्टी वाला प्रदेश। गेहूं दूसरे नंबर पे है। उसके बाद, क्योंकि चावल और गेहूं को अगर आप हाथ में ले तो ये थोड़ी सी पतले और जो आपको छोटे दाने दिखाई देते हैं, लेकिन इसके अलावा मोटे अनाज भी हैं। मोटे अनाजों में क्या क्या आता है? मोटे अनाजों में आपका आता है ज्वार, बाजरा, रागी। ज्वार, बाजरा, रागी, ये मोटे अनाज है, और इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, यानी कि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे चावल और गेहूं में अगर आप देखें तो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट होता है, एनर्जी कंटेंट ज्यादा होता है, लेकिन बाकी चीज अगर आप चाहिए तो मोटे अनाज से मिलती है। देखा हुआ आपने बाजरे की रोटी या मल्टीग्रेन आटा आता है। ऐसे हम दलहन पे जब आते हैं, दाल जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। अब दिक्कत यह है कि भारत सबसे ज्यादा उत्पादन करता है दालों का। दाल यानी जिसको हम लेग्यूम्स भी कहते हैं, लेंटिल्स भी कहते हैं, ऐसे कई नाम है इसके, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम है। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? हम। और सबसे ज्यादा खाने वाला भी देश हम है, इसीलिए हमको ये आयात करना पड़ता है। दाल हम आयात करते हैं, जबकि हम सबसे ज्यादा उत्पादक भी देश है। जो शाकाहारी लोग होते हैं, जो मांस मच्छी नहीं खाते हैं, उनके लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत यही है, सबसे बड़ा कंटेंट यही है। जैसे आप पनीर वगैरह खाते होंगे, वो दुग्ध उपयोग हो जाता है, लेकिन जब क्रॉप की बात करते हैं, जब जो जमीन से चीजें उगने वाली है, उसमें दालें सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको देती है। अब दालों में थोड़ी सी कम नमी की, यानी कि आर्द्रता की
कम कम नमी की आवश्यकता होती है इसको बनाने में। इसलिए ये शुष्क यानी कि जो ड्राई एरियाज है जहां पर नमी कम है वहां पर भी उगाया जा सकता है। तो भारत में मध्य प्रदेश, यहां पर आ जाइए, मध्य प्रदेश हो गया आपका, ये उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, महाराष्ट्र, इसलिए ड्राई एरिया में भी उग सकता है इसलिए मैंने राजस्थान कहा। उसके बाद आप यहाँ आ जाइए महाराष्ट्र में और कर्नाटक, ये इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारे पास कौन कौन सी मुख्य फसलें हमने गिनी, ये सारी फसलें, और इनमें ये अलग अलग प्रारूप है इनके। इनको हम एक बार और देखेंगे, चावल से लेकर हम शुरू करेंगे और गेहूं को हम एक बार और देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हिंदुस्तान में अलग अलग क्रॉप्स हैं इसको हम किन किन भागों में बांट सकते हैं। एक तो फूड क्रॉप है, यानी कि हमारे खाने के उपयोग में आएगी। एक कैश क्रॉप है, इसका मतलब इसको हम उगाएंगे तो सही लेकिन इससे हमको पैसा मिलेगा। फूड क्रॉप खाने के काम में जो सीरियल्स आते हैं जिसको हम सीरियल्स कहते हैं, जिसमें चावल, आपका गेहूं, बार्ली, मेज, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब आता है। पल्सेस मतलब दाल, जिसमें ग्राम, तुअर, मूंग, मसूर आती है। स्पाइसेस जैसे मसाले, इसमें कार्डमम, पेपर, जिंजर, चिलीज मतलब मिर्ची, अदरक और इस तरीके से इलायची वगैरह चीजें आती हैं, स्पाइसेस। अब आप कैश क्रॉप में बात करें तो इसमें ऑयल सीड्स हैं, फाइबर्स हैं, प्लांटेशन है और बाकी क्रॉप है। तो जो कैश क्रॉप है जिससे हमें पैसा मिलेगा, इसमें ग्राउंडनट है यानी कि मूंगफली, सेसामे, मस्टर्ड, लाइन सीड, कैस्टर और कोकोनट नारियल। फाइबर में आते हैं जो हम खा तो नहीं सकते लेकिन ये कपड़े बनाने के लिए काम आता है, कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया। प्लांटेशन जहां पर हम बागान में इसको उगाते हैं, टी, कॉफी, रबर। इसी तरीके से बाकी क्रॉप हो गई जैसे तंबाकू है और शुगर केन, गन्ना, ये सारे कैश क्रॉप है। तो इसका डिस्टिंक्शन है, हम यहाँ चावल से दोबारा शुरू करेंगे और एक बार इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।